जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है इश्क जारम और इस नॉवल को लिखा है हरीश शाह ने। और नॉवल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दिया करें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा। जी, देख रोया, मुझे बाबा बेशक मत बोलो। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कभी भी रूह और मेरा मुकाबला हुआ ना तो तुझे रूह को ही चुनना है, क्योंकि तेरा बाप उससे बहुत प्यार करता है और वो तेरी माँ की आंख में बिल्कुल उदासी नहीं देख सकता। और अगर तूने मेरी बीवी को इतनी सी भी उदासी दी ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो सारी जिंदगी याद रखेगा। और ये जो तूने अभी कुत्ते की तरह भाव की है ना, इसकी सजा मैं तुझे दूंगा अफ्तारी के बाद। चला चला चल आजा, बाहर चलते हैं। यहाँ कमरे में बैठा हुआ है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। ये एसी की हवा है, सेहत नहीं बनाती। अच्छी सेहत के लिए ठंडी और ताज़ा हवा लेना ज़रूरी है। चल जल्दी से आ जाओ। और उसका हाथ थामता से ज़मीन पर उतार चुका था। रोयाम ज़मीन पर बैठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फिलहाल वो चल नहीं सकता था, लेकिन अगर ज़मीन पर उतार दिया जाए तो वो कभी भी किसी भी कोने तक जा सकता था। लेकिन यारम ने उसका हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था कि रोयाम ने नजरें उठाकर गुस्से से उसकी जानिब देखा। अबे चल उठ, मुझे जमीन पर रेंगने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। कदम से कदम मिलाकर चल मेरे साथ। बड़ा आया बैठने वाला, खड़े हो जा। खबरदार जो जमीन पर बैठा, चल कदम से कदम मिला मेरे साथ। वो उसका हाथ थामता उसे जबरदस्ती चलवाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रोयाम का मुंह बन चुका था। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था, लेकिन यारम ने उसे रोने की इजाजत नहीं दी थी। उसकी एक घूरी पर वो खामोशी से उसके हाथ के सहारे से उठने लगा और फिर जबरदस्ती चलने की कोशिश भी करने लगा। जब उसे अचानक के दरवाजे के करीब से नीला आंचल नजर आया, उसने एक ही लम्हे में रोयाम को उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। मेरा शहजादा खुद चलना चाहता है, अभी पैर तो लगने दे बेटा, फिर चलने की कोशिश करना। फिलहाल तो सिर्फ जमीन पर कीड़ों की तरह रही। उसके दोनों गालों को चूमता वो मोहब्बत से बोला। रूह आज कल बिल्कुल बेफिक्र थी। रोजे की हालत में यारम इस पर बिल्कुल तशद्दुद नहीं करता था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ देती थी उसके साथ बिना किसी डर खौफ के। लेकिन यारम को अफसोस था कि उसे अपनी मर्जी से प्यार क्यों नहीं कर पाता। लेकिन अफ्तारी के बाद वो खूब बदले निकालता था। क्या हुआ यारम, क्या ये चलने की कोशिश कर रहा था? उसकी बात सुनकर रूह खुशी से बोली। यारम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये तो कोशिश करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल इसके पैर इसका साथ नहीं देंगे। अभी छोटू शाह है ना मेरा शहजादा, वो उसके दोनों गाल चूमता बहुत प्यार से बोला। रूह को तो बाप बेटे के प्यार पर बेहद प्यार आया था। ये बात अलग थी कि थोड़ी देर पहले वाले वाक्य को वो बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर जानती तो इस वक्त यारम की एक और लड़ाई हो चुकी होती। कोई बात नहीं, थोड़े अरसे में मेरा बेटा अपने पैरों पर चलने लगेगा, वो खुशी से कहती वापस जाने लगी। इंशाल्लाह। तुम अफ्तारी का सामान बाहर लॉन में लगा दो, मैं और रयान थोड़ी देर वहां वॉक करने जा रहे हैं। वो उससे कहता बाहर चला गया, जबकि ध्यान अब भी उसके गालों पर था, जो सिर्फ और सिर्फ रमजान की वजह से सफेद थे। वरना उसकी जारहाना मोहब्बत सुर्ख जब वरना उसकी जारहाना मोहब्बत में सुर्ख हुए होते। रूह को जगाकर वो खुद नमाज अदा करने गया था। अभी वापस आया तो देखा रयाम बेड पर एकदम तैयार बैठा है। सफेद कुर्ता शलवार और ऊपर से ब्लैक बास्केट, पैरों में नन्ही नन्ही सी खेड़ियां उसे शहजादा बना रही थी। यारम का दिल चाहा कि अभी उसके पास जाए और दिल खोल कर उसे प्यार करे, लेकिन फिर वो ईद वाले दिन उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था, इसीलिए अपने जज्बात पर कंट्रोल कर गया। उसने खुद भी बिल्कुल उसी के जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। रूह ने खुद बनवाए थे रोयाम और यारम के कपड़े, और रूह की पसंद में वो दोनों शहजादों सी आन बान रखने वाले बेहद प्यारे लग रहे थे। उसकी ड्रेसिंग का कलर भी उनके जैसा ही था। उसने सफेद रंग का कुर्ता शलवार और उसके ऊपर ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। ये रोयाम की पहली ईद इन दोनों के लिए बेहद स्पेशल थी। मेरा शहजादा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। वो उसका माथा नरमी से चूमता हुआ पीछे हटा, जब ध्यान शोनू की जानिब गया। सफेद रंग का कुत्ता छोटी सी काली शर्ट पहने हुए था। रूह ने तो आज अच्छी खासी
मैचिंग करवा डाली थी सबको। सोनू साहब हीरो लग रहे हो, और एक नज़र सोनू को देखता आंख दबाकर बोला, जबकि सोनू अपनी दुम हिलाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। रोयाम बेड पर बैठा खिलखिला रहा था, और जो चीज़ उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो थे उसके पैर के जूते, जिन पर वो पूरा पूरा ध्यान देता, पूरा पैर उठाकर देखता तो यारम को भी इशारा करता। उसके नन्हे से पैरों पर छोटे छोटे से जूते बेहद प्यारे लग रहे थे। उससे नजरें हटाकर वो रूह की तलाश करने लगा, जो शायद किचन में कुछ बनाने में मसरूफ थी। उसने जेब से एक कड़क नोट निकालकर उसकी हथेली में थमा दिया, जो कि उसकी तरफ से उसकी ईदी थी, और फिर सोनू को उसके पास रहने का इशारा करता खुद किचन में चला गया। आखिर उसको भी तो अपनी ईदी देनी थी और लेनी भी थी। उसने किचन में कदम रखा तो वो शीर खुरमा बनाने में मसरूफ थी। सबने थोड़ी ही देर में आ जाना था, इसलिए वो पहले से ही सारी तैयारी कर लेना चाहती थी। बिरयानी दम पर रखी हुई थी, जबकि उसका सारा ध्यान कढ़ाई में कबाबों की तरफ था। जब अचानक यारब ने उसे पीछे से पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके लबों को अपने लबों के दस्तरस में लिया, और अपने अंदाज में उसे ईद विश करने लगा। ईद मुबारक बेबी, और थैंक यू सो मच मेरी ईद इतनी स्पेशल बनाने के लिए। रोयाम की पहली ईद बेहद स्पेशल है और हमेशा रहेगी। वो उसे के गाल लबों से छूते हुए पीछे हटा, जबकि यारम की हरकतों से सुर्ख कर दिया था। आज भी उस शख्स की गुर्बत उसे कहीं का नहीं छोड़ती थी। अगर लैला और मासूमा यहाँ होती तो एक मिनट में इनको पता चल जाता कि रूह की सुर्ख रंगत सिर्फ और सिर्फ यारम की जसारत की वजह से है। हद होती है यारम, कभी तो होश कर लिया करें। अभी कोई आ जाता तो। वो अपने हवास पर काबू पाती उसे डांटते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ रूह, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, सिर्फ ईदी ही तो दी है तुम्हें, और अब ईदी लूंगा, और अब दो मेरी ईदी। वो प्यार से हाथ उसके सामने फैलाते हुए बोला। आप अपनी ईदी ले चुके हैं। उसने उसकी थोड़ी देर पहले वाली जसारत की तरफ इशारा किया। अब आप मुझे मेरी ईदी दें। उसके हाथ पर अपना हाथ फैलाते हुए बोली, इस हिसाब से तो मैंने भी तुम्हें 6 महीने पहले ही ईदी दी है, एक शहजादे के रूप में। इससे ज्यादा प्यारी तो कोई ईदी मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। वो अपना वोट निकाल के उसके हाथ में अपना वॉलेट निकाल कर उसके हाथ में रखते हुए बहुत प्यार से बोला। रूह ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और उसका वॉलेट भी अपने पास ही रख लिया। बात तो उसकी बिल्कुल सच भी थी। रोयाम से ज्यादा प्यारी ईदी तो वैसे भी उसके लिए और कोई हो भी नहीं सकती थी। वक्त गुजर रहा था। रोयाम की पहली सालगिरह आने वाली थी, जिसके लिए खूब तैयारियां की जा रही थी। हर कोई अपनी तरफ से रोयाम की सालगिरह की तैयारियों में अपना हिस्सा डाल रहा था। खिदर अपनी बच्चियों से भी बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन रोयाम के साथ उसकी अटैचमेंट अलग ही लेवल की थी। वो उससे बेहद चाहता था और जानता था कि रोयाम भी उससे बहुत प्यार करता है। वो भी उसके साथ बेहद खुश रहता था, जबकि शारिफ तो साफ कहता था कि रोयाम में अलग ही लेवल की कशिश है कि उसे अपनी तरफ खींचती है। सारे हफ्ते में एक दिन जरूर उसके पास चक्कर लगाता। लैला ने कई बार यारम से कहा था कि वो उसे अपने ऑफिस में लाया करे, लेकिन यारम ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी फैमिली को अपने काम से बहुत दूर रखना चाहता था। वो तो शायद रूह को भी ये सब कुछ कभी भी ना बताता कि वो क्या काम करता है, लेकिन रूह एक दिन सब कुछ जान गई थी, और वो उसके साथ भी थी। वो जानती थी कि यारम बुरे लोगों के खिलाफ काम करता है, और उसे यारम के काम पर कोई एतराज भी नहीं था। लेकिन यारम को एतराज था। वो अपनी फैमिली को इस खून खराबे से दूर रखना चाहता था। उसने लैला और मासूमा को भी मना कर दिया था क्या वो ये काम ना करे, शारिफ और खिदर पर सारी जिम्मेदारी डाल दे। लेकिन मासूमा और लैला का कहना था कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हैं, ये उनका काम है जो वो ताहयात करना चाहती हैं। उनकी जिद के सामने यारम ने मजीद कोई बहस नहीं की, लेकिन अपनी फैमिली को उसने इस सब से दूर ही रखा हुआ था। रूह की सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कभी उसके सामने इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करता। उसकी रूटीन आज भी वैसी ही थी। सुबह एक आम इंसान की तरह घर से निकलना, सारा दिन वो कितने लोगों को मारता है, किन लोगों को काट कर उनकी जिंदगियां खत्म कर देता है, इस सब से कोई भी वाकिफ नहीं था। उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी के लीगल कागजात मौजूद थे, जो कि एक आम सी कंपनी थी, और सपोर्ट का सामान पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में शिफ्ट करती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मुलाजमत चल रही थी। यारम ने ये कंपनी तकरीबन 10 साल पहले अपने हलाल पैसों से बनाई थी, और इसी से आने वाले पैसों को वो रूह और रोयाम पर खर्च करता था। डॉन बनने के बाद दौलत की कमी उसे कभी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो सारा पैसा
यतीमों गरीबों और ट्रस्ट में देता था। उसे इस पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। वो रूह और अपने बच्चे को कभी भी हराम नहीं खिलाना चाहता था और ना ही उसने कभी उन्हें हराम खिलाया था। और ये भी रूह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसे अपने शौहर पर फख्र था जो हर लिहाज से एक परफेक्ट इंसान था। दुनिया उसे एक आम इंसान की तरह जानती थी। कोई इस बात से वाकिफ ना था कि वो डेवल के रूप में ना जाने कितने हैवानों को इस दुनिया से हटा चुका था और कितनों का सफाया अभी भी करना था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोयाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। हर तरफ उसकी सालगिरह के गीत गाए जा रहे थे और वो शहजादा बड़ी शान बेनियाजी थे। यारम की गोद में चढ़ा उसके हाथ से काट रहा था और उसकी पार्टी में सिर्फ उनके खास लोग ही शामिल थे जो यारम के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लाए थे। और जो गिफ्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद आया था वो वो थी अपने नानू की लाई हुई साइकिल जिसमें बैठकर वो अपने ही घर की सैर कर रहा था। फिलहाल उसे साइकिल चलानी नहीं आती थी इसलिए मुशारफ उसे पीछे से धक्का दे रहा था जबकि अनायत उसके पीछे बैठी उसे उसे साइकिल चलवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी जबकि महर सबको इग्नोर इग्नोर कर रही थी। अपने क्रश के पास बैठी बातें करने में मसरूफ थी। यारम उसे अपने साथ बैठाए उससे स्कूल के बारे में पूछ रहा था। ये नहीं था कि वो आज उनके साथ नहीं खेल रही थी। वो हमेशा खेल कूद से जरा अलग रहती थी। और हाँ, खासकर जब वो रोयाम के घर पे आती तो वो हमेशा यारम को ही देखती रहती थी। यारम को भी ये नन्ही सी गुड़िया बहुत पसंद थी। अनायत के लिहाज से महर थोड़ी कमजोर थी। नजरों पर हर वक्त चश्मा चढ़ाए अपनी नन्ही सी नाक को छूती बहुत मासूम लगती थी। सभी जानते थे कि वो यारम से बेहद अटैच है। वो काफी जिद्दी थी लेकिन जब यारम उससे कोई बात मनाने के लिए कहता तो वो फौरन बात मान जाती थी। यहाँ तक कि उसका ये भी कहना था कि वो बड़ी होकर यारम चाचू से शादी करेगी क्योंकि इत्तेफाक से उसे भी यारम के डिम्पल बेहद पसंद थे जो उसके घर में किसी के पास भी नहीं थे। रोयाम के आने के बाद भी उसने अपना क्रश नहीं बदला था। उसे आज भी यारम ही पसंद था। बेशक रूह बदल गई थी लेकिन महर ने यारम के साथ किसी किस्म की कोई बेवफाई नहीं की थी। वो इस वक्त यारम से बातें करती बिल्कुल कोई खामोश तबीयत लड़की नहीं लग रही थी। वो अपनी सारी बातें उससे शेयर कर रही थी जबकि यारम भी खामोशी से उसकी सारी बातें सुनकर बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक एक्शन दे रहा था। उसका इस तरह से प्यार से बात करना किसी और की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह था। वो कब से उसे सख्त निगाहों से घूरे जा रहा था जिसका यारम बिल्कुल नोटिस नहीं ले रहा था। और फिर अचानक घर में कड़ाकेदार रोने की आवाज गूंजी जिसे सुनते हुए सब लोग ही बुखला गए थे। यारम भागकर बाहर की जानिब आया। उसे लगा कि शायद वो साइकिल से गिर गया होगा और उसे चोट लगी होगी। उसके पीछे ही रूह भागती हुई बाहर रही लेकिन रोयाम को कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस खिड़की के पास साइकिल को खड़े करके रोए जा रहा था और अनायत और मुशारफ हैरानगी से देख रहे थे। वो भी परेशान थे कि अचानक हुआ क्या है। अभी तो वो साइकिल पर उनके साथ बहुत इंजॉय कर रहा था, फिर अचानक वो इस तरह से क्यों रोने लगा। क्या हो गया रोयाम, क्यों रोए जा रहे हो। उसे अपनी गोद में उठाना चाह रहा था लेकिन रोयाम उसके हाथ पर अपना हाथ मारता दोनों हाथ आपस में जोड़े और ज्यादा रोने लगा। अरे मेरे पास तो आ, क्या हो गया है, क्यों रोए जा रहा है। वो उसे एक बार फिर से उठाने की कोशिश करते हुए बोला जब उसने एक बार फिर से उसके हाथ पीछे करते हुए और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। यारम आप पीछे हो, मैं देखती हूँ। रूह परेशानी से रोयाम के पास आई तो वो अपने दोनों बाजू ऊपर करता उसके पास चला गया और अब उस कंधे से लगा मुसलसल रोए जा रहा था। हुआ क्या है रोयाम मेरी जान, क्यों रो रहे हो इस तरह। रूह उसकी पीठ से हिलाती परेशानी से पूछ रही थी। जब शारफ ने शरारती से मुशारफ की तरफ देखा, अरे हम तो खेल रहे थे। ये अचानक खुद ही रोने लगा। 5 साला मुशारफ फौरन अपनी सफाई में बोला, अनायत सच सच बताओ वो क्यों रो रहा है। अब वो अनायत से पूछने लगा जो कंधे उचकाकर परेशानी से रयाम को देख रही थी। कुछ तो हुआ है, ऐसे ही तो नहीं रोने लगेगा ना। जरूर तुम दोनों शैतानों ने कुछ किया है, जल्दी से बताओ क्या किया है तुमने। वो इन दोनों को देखकर डांटते हुए बोला, इट्स ओके शारफ भाई, ऐसे ही रोने लगा होगा। जाओ बेटा आप लोग खेलो, शायद रोयाम को नींद आ रही है इसलिए रो रहा है। वो उसे उठाकर अंदर ले जाते हुए बच्चों से बोली तो शारफ और यारम भी इसके पीछे ही अंदर आ गए। सारे बच्चे मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे। लड़ाई झगड़े का तो फिलहाल उन्हें पता भी नहीं था इसलिए इस बात को लेकर वो बेफिक्र थे कि किसी किस्म की लड़ाई झगड़े की वजह से रोयाम रोया होगा या बच्चों ने उसे मारा या डांटा होगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। ये सब लोग ही रोयाम को बेहद चाहते थे और इन सब के साथ रोयाम एंजॉय भी बहुत करता था। तो फिर रोयाम इस तरह से रोने क्यों लगा। और अब तो वो यारम के पास जा ही नहीं रहा था, बस गुस्से से घूरे जा रहा था। यारम को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन कुछ तो गलत हुआ था। उसे इस तरह से घूरे जा रहा था। उसका इतना
भरा प्यार झेल कर भी उससे नाराज नहीं होता था, लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो उससे बिल्कुल ही रूठ कर बैठ गया था। उसके बार-बार घूरने पर यारम ने 2-3 बार उसे पास बुलाया और उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उसका हाथ झटक देता और फिर उसे घूरने लगता। आखिर हुआ क्या था, यारम को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन वो उससे सख्त रूठा हुआ था। रोयाम रो-रो कर थोड़ी देर सो चुका था और अब इन सब के जाने का वक़्त हो गया। डिनर के बाद जब वो लोग वापस जाने लगे तो रोयाम भी जाग चुका था और अब उसकी नज़रें यारम पर थीं। थोड़ी देर पहले वाली नाराज़गी को वो बिल्कुल भूल चुका था, तभी तो यारम ने उसे अपने पास बुलाया तो वो भागता चला गया। यारम को अभी थोड़ा सुकून मिला था कि वो उससे नाराज़ नहीं था। सब लोग जाने से पहले रोयाम से मिले। जब महर ने रोयाम को किस करने की कोशिश की तो उसे घूर कर उससे दूर हो गया। उसकी हरकत सबके लिए ही काफ़ी मज़ेदार थी। महरी तो उसके हिस्से का किस भी यारम को कर दो। खिज़र ने आइडिया दिया जो महर को बहुत पसंद आया। यारम मुस्कुराकर नीचे झुका तो रोयाम का बाजा फिर से बजने लगा। यारम बुखलाकर पीछे हुआ जबकि खिज़र कहका लगा उठा। मिस्टर यारम मुबारक हो, आपके बेटे के अंदर भी आप वाले जरासीम पाए जाते हैं। वो कौन से जरासीम थे? हाँ, जेलसी के। खिज़र ने हंसते हुए रोयाम के रवैये की पूरी वजह उसके सामने रख दी। क्या मतलब, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं महर को प्यार कर रहा हूँ इसलिए रो रहा है? यारम के लिए ये बात नहीं थी, लेकिन वो रोयाम के रोने की वजह जानना चाहता था। खिज़र ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। देखा, रोयाम ने साबित कर दिया कि वो तेरा ही बच्चा है। तौबा, अभी 1 साल का है और इतनी जलन! मेरी मासूम सी बेटी को किस भी नहीं करने दिया। खिज़र हंसा तो यारम अगले ही लम्हे रूह की गोद से रोयाम को जबरदस्ती उठाकर अपने सीने से लगा चुका था, जो बुरी तरह से उसके बाजुओं में मचलते हुए रो रहा था। यारम इन सबको हाथ हिलाता उसे लिए ऊपर की जानिब चला गया। वो सुबह से ही रोयाम के रवैये की वजह से बहुत परेशान था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसे लेकर पॉसेसिव हो रहा है। बस मेरा बच्चा, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं उठाऊँगा, किसी से प्यार नहीं करूँगा, सिर्फ़ अपने रोयाम से करूँगा। वो उसे अपने सीने से लगाए उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता, वादा कर रहा था कि वो सिर्फ़ उसी का बाप है। लेकिन रोयाम अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हुए मज़ीद रोकर उसे खुद से दूर कर रहा था। अच्छा ना मेरा बाबू, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा यार, मैं सिर्फ़ तेरा बाप हूँ। वो उसे चूमते हुए यकीन दिला रहा था। थोड़ी ही देर में रोयाम का रोना बंद हो गया, लेकिन सूं-सूं अभी भी जारी थी। बस मेरा बच्चा, बाबा सिर्फ आपसे प्यार करेंगे। वो रोयाम के गाल चूमता उसे अपने सीने से लगा चुका था। न जाने क्यों उसे रोयाम का ये रवैया बहुत अच्छा लगा था। वो खुद भी ऐसा ही था। उसे भी नहीं पसंद था कि रोयाम और रूह किसी और से मोहब्बत करें, और वही जरासीम उसकी अपनी औलाद में भी थे, जो रूह के लिए परेशानी थी। लेकिन यारम इस बात को लेकर बहुत खुश था। वो जानता था कि बच्चे जब छोटे होते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ-बाप की होती है। उनकी तवज्जो, उनके प्यार की ज़रूरत होती है। इतनी छोटी सी औलाद को अगर ठीक से सँभाला ना जाए तो आगे जाकर बहुत सारे मसाइल पेश आ सकते हैं। यारम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं चाहता था। वो उसे प्रोटेक्शन देना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का बाप है और सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत में कोई भी हिस्सेदार नहीं बनेगा। सबको दरवाज़े तक छोड़कर रूह ने कमरे में कदम रखा तो वो उसके सीने से लगा पता नहीं कौन-सी बातें करने में मसरूफ़ था। रूह ने यारम से इशारे से पूछा कि सब कुछ ठीक है? तो यारम अंगूठा दिखाकर उसे अंदर बुला चुका था और वो एक गहरा साँस लेकर पुरसुकून हुई। आप दोनों बातें करें, मैं किचन समेट के आती हूँ। वो आहिस्ता से कहती दरवाज़ा बाहर से बंद करके सोनू के साथ नीचे आ गई, जिसके साथ बातें करते हुए वो अपनी परेशानी शेयर कर रही थी और सोनू भी किसी हमदर्द दोस्त की तरह उसकी सारी बातें सुन रहा था। वक़्त को पर लग चुके थे, वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में बेहद खुश थे। आज लैला और खिज़र में अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। लैला अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल भेजना चाहती थी, जबकि खिज़र का कहना था कि वो बहुत छोटी हैं, अभी अपना आप नहीं सँभाल सकती। लैला भी पीछे नहीं हटी, उसने कह दिया कि वो चाहती है कि उसकी बेटियाँ इस खून-खराबे से दूर रहें और हकीकत भी यही थी कि चलती हमेशा से लैला की ही थी। खिज़र लड़-लड़ कर अब खामोश हो गया, जबकि यारम ने भी उसे समझाया था कि लैला एक तरह से ठीक ही कर रही थी। यहाँ पर इन लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और वो कौन-सा ज़्यादा दूर जा रही हैं। खिज़र जब चाहे उनसे मिल सकता है और फिर खिज़र उसी की बात को समझ गया। इन दोनों की सुलह करवाने के बाद वो घर वापस आया तो रोज़ की तरह रूह को आज भी रोयाम के साथ ही मसरूफ़ पाया। लैला अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से दूर भेज रही है ताकि उनकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब ना हो। यारम ने अपने डिंपल की नुमाइश करते हुए उसे खबर सुनाई थी। जी नहीं, वो इन्हें खुद से दूर इसलिए नहीं कर रही थी कि बल्कि इसलिए कर रही है ताकि वो दोनों एक महफूज़ जगह पर एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकें।
اور ماموں کی بیٹیاں ماشاءاللہ سے 6 سال کی ہیں، وہ رہ سکتی ہیں، لیکن میرا معصوم ریام ابھی صرف 2 سال کا ہے، وہ نہیں رہ سکتا اپنی ماں کے بغیر۔ اس نے ریام کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا، سب سے پہلی بات روح، 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تم اس جن کو معصوم نہ کہا کرو، وہ بچے اور ہوتے ہیں جنہیں معصوم کا خطاب ملتا ہے، یہ تو شیطان کا بھی باپ ہے۔ یارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ مزید کھلکھلاتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ چپکا تھا، جیسے اس کا ارادہ ہی یارم کو دکھا کر جلانے کا ہو۔ اس حساب سے تو آپ پھر شیطان کے دادا ہوئے۔ روح نے حساب برابر کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اب اس سے ساری رشتہ داریاں میری ہی نکالو، کیونکہ اس کے خاندان کا جن میں اپنے گھر لے آیا ہوں۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب اولاد کی خواہش جاگی، اگر پتا ہوتا کہ ایسی اولاد پیدا ہوگی تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں تو دن رات اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری جھولی میں میرا معصوم بچہ ڈالا، اور ایک آپ ہیں، باپ آپ کے جیسے نہیں ہوتے۔ یارم، روح نے توبہ کرتے ہوئے کہا، اگر باپ میرے جیسا نہیں ہوتا تو اولاد اس کے جیسی بھی نہیں ہوتی۔ کون سی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے بیچ ہڈی بن کر ہر وقت اپنی ماں سے چپکی رہتی ہے؟ اسے میرے حوالے کرو، آج میں اسے شارف کے گھر لے کر جاؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اس کی ماں پر اس کے باپ کا بھی حق ہے۔ یارم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا، جس پر وہ تڑپ کر دوبارہ اپنی ماں کی طرف لپکا۔ یارم، آپ کتنے ظالم ہیں، اتنے بڑے ستمگر ہیں کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر رہے ہیں۔ روح نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، روح، خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، میں اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ شارف اور معصومت سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں ہوں اتنا اس ظالم کے ایک ماں کو اس کے معصوم بچے سے الگ کر دوں۔ اس نے معصوم کو کھینچ کر کہا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا یہ معصوم بیٹا معصوم تو ہرگز نہیں تھا۔ اچھا تو ایسا کرے نا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی ایسا کہے نا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں اسے گرم کپڑے پہنا دیتی ہوں، پھر لے جائیے گا۔ روح نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، جسے وہ ایک بار پھر سے یارم کو جلاتے ہوئے روح کے ساتھ چپک چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس کی مستی پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ میرا شیطان بچہ، یارم بڑبڑا کر مسکراتے ہوئے اپنے سیکرٹ روم میں آ گیا۔ وہ گھر آیا تو صرف اسے کھانا کھانے میں مصروف تھی، جبکہ وہ شیطان خوب مستیاں کر رہا تھا۔ رویا، میرا بچہ پلیز کھانا کھا لو، اور وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ یارم کھانا نہیں کھائے گا، یارم کو بہت ریام تھانا نہیں کھائے گا، ریام کو بھوت نہیں لگی۔ ریام کھانا نہیں کھائے گا، ریام کو بھوک نہیں لگی، وہ معصومیت سے بولا۔ یارم بھی مسکراتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھا، نہیں، ریام کو بھوک لگی ہے اور وہ کھانا کھائے گا۔ روح نے چمچ بھر کر اس کے قریب کیا، جس پر وہ نام میں سر ہلانے لگا۔ ریام، نہیں بابا، تو بھوت لدی ہے، ریام کو نہیں، بابا کو بھوک لگی ہے۔ اس نے روح کا ہاتھ یارم کی جانب کر دیا۔ رو بیبی، بابا کو کھانا دو، روح بیبی، بابا کو کھانا دو۔ اسے زبردستی یارم کو کھانا کھلانے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن یارم تو مر کر بھی یہ دلیا نہ کھاتا، اور اب تو اس نے ریام کے منہ سے روح کا نام بھی سن لیا تھا۔ ویسے تو روح نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے نام سے بلانے لگا ہے، اور روح کو اس بات میں بھی کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ روح اس کو بولو تمہیں ماں، ماما، اماں کچھ بھی بولے، لیکن روح بیبی نہیں بول سکتا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے روح کو کہنے لگا۔ روح بھی اس کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے معصوم بچے کی شامت آنے والی ہے، اسی لیے وہ اسے سمجھانے کے لیے اس کی طرف آئی، جہاں وہ اپنے معصوم چہرے پر ڈمپل کی نمائش کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح بیبی، میلا بت بہت لدی ہے، پتہ نہیں توتلی زبان لکھی ہوئی ہے یہ۔ ریام نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پھر سے یارم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف آ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر روح سے چپک گیا، جہاں اسے یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ یارم، میں سمجھاؤں گی نا، پلیز نہیں ڈانٹے اور نہ ہی اس کو گھورے، روح نے منع کیا، جبکہ اسے جلا کر ریام کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ روشن تھی۔ بس کر دو خضر، تم کیوں مجنوں کی طرح یہاں بیٹھ گئے ہو؟ ہم ہر ویک ان سے ملنے جایا کریں گے، اور بیٹوں پر بڑا پیار آتا ہے تمہیں، کوئی مجھ سے تو اتنا پیار نہیں دکھایا۔ جب سے یہ دونوں ہماری زندگی میں آئی ہیں، تم تو مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہو۔ لیلا اسے منانے کی خاطر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیلا پلیز، میں اس وقت یہ ساری فضولیات میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے کافی غصے سے بولا۔
खिज़र सारी ज़िंदगी के लिए नहीं भेज रही मैं इन दोनों को, क्यों इतने उदास हो गए हो? लैला परेशानी से उसके पास हुई, वो इतनी सी बात को कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर चुका था। सारी दुनिया के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या इनके वालिदैन इस तरह से रिएक्ट करते होंगे? लैला के लिए खिज़र का अंदाज़ नाक़ाबिल कबूल था, जो 3 दिन से मुँह बनाए हुए था। इससे सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहा था। लैला, क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे घर से मरी बच्चियाँ जाने वाली हैं, न जाने कितने-कितने दिन में इनका चेहरा नहीं देख पाऊँगा, इनसे बात नहीं कर पाऊँगा, इन्हें महसूस नहीं कर पाऊँगा, मुझे इनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जब मैं घर आऊँगा तो कोई मुझे बाबा, बाबा कहकर मेरे पास आकर मेरे सीने से नहीं लगेगा और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों उदास हूँ? मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इन्हें खुद से दूर जाते नहीं देख सकता। अभी भी वक़्त है, अपना फ़ैसला बदल लो। लैला, हम इन दोनों को सँभाल सकते हैं, हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, हम इनके वालिदैन हैं, इनका ख़्याल रख सकते हैं। वो इसके दोनों हाथ थामे उसे समझाने लगा। देखो खिज़र, मैं भी इनसे मोहब्बत करती हूँ, वो मेरी भी बच्चियाँ हैं, मेरे लिए भी अहम है, वो मेरे लिए इतनी ही अहमियत रखती हैं जितनी तुम्हारे लिए। इस घर से जाने के बाद मेरी ज़िंदगी भी वीरान होगी, सिर्फ़ तुम्हारी ही नहीं, हम उन्हें अपने पास रख कर भी उनकी हिफ़ाज़त कर सकते हैं। लेकिन इससे हम हर वक़्त डरते रहेंगे कि हमारी बच्चियों को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अपना फ़र्ज़ को ठीक से अंजाम नहीं दे पाएँगे। मैं उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहती हूँ जिसमें वो आज़ादी से साँस ले सकेंगी। हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, कहीं लेकर नहीं जाते। तुमने नोट किया है, महर किसी से भी अपने दिल की बात शेयर नहीं करती, सिवाय यारम के, हमेशा खामोश रहती है, अलग रहती है। कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रही थी, मामा अगर हम अकेले घर से बाहर जाएँगे तो क्या गंदे लोग हमें मार डालेंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था खिज़र, वो मेरी बच्चियाँ हैं, मैं इनको सारी ज़िंदगी डरते नहीं देख सकती। अपने ही घर में वो खुलकर साँस नहीं ले पाती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को एक ऐसा माहौल दूँ जिसमें वो महफूज़ रहें, उसके अलावा और कुछ नहीं, वो उसे समझाते हुए बोली, जबकि खिज़र बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया, जहाँ उसकी दोनों बेटियाँ खेल रही थीं। कल ये लॉन बिल्कुल खाली हो जाना था। उसकी परियां जाने वाली थी और फिर 1 हफ्ते के बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए मुलाकात। खिज़र के लिए ये लम्हात ही मुश्किल थे। ये अल्लाह, पता नहीं लैला के पास इतना बड़ा जिगरा कहाँ से आया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मुशारफ़ को एक दिन भी खुद से दूर कर सकूँ। और वो कैसे अपनी बच्चियों को तो यहाँ से दूर भेज रही है। वो दूध गर्म करते हुए मुसलसल शारिफ से बातें कर रही थी। हाँ, बात तो सच है यार, लैला ने वाक़ई हिम्मत दिखाई है। इधर तो अभी तक मान नहीं रहा। वैसे यारम ने तो समझाया है कि लैला एक तरह से ठीक कर रही है, लेकिन बच्चों को खुद से दूर कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। लेकिन लैला का काम भी बहुत ज़्यादा है। देखो, तुम 3 बजे घर वापस आ जाती हो, मुशारफ़ के साथ वक़्त गुज़ारती हो, लेकिन लैला के पास बिल्कुल वक़्त नहीं होता। वो दोनों तो अपनी बच्चियों पर ठीक से गौर नहीं कर पाते। इनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है और आजकल दुश्मनों की नज़र भी है खिज़र और लैला पे। पिछले दिनों इनके घर पर हमला हुआ था, बच्चियों को भी नुकसान हो सकता था। इस हिसाब से लैला का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, शारिफ ने उसे समझाते हुए कहा। मासूमा दूध गर्म करके बाहर आ गई और अब मुशारिफ को देखते हुए यही सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो अपने बच्चे से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। पता नहीं लैला ये वक़्त कैसे गुज़ारेगी। फ़िलहाल तो वो खुद को बहुत मज़बूत ज़ाहिर कर रही थी, लेकिन थी तो वो एक माँ, और अपनी औलाद से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, ये एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फ़ैसला किया था, जो खिज़र को अभी तक कबूल नहीं था। खिज़र बाप होकर अपने बच्चों से दूर जाने के फ़ैसले के खिलाफ़ था, तो लैला ने तो उन्हें जन्म दिया था, जो किसी तरह से ये सब कुछ फ़ेस कर रही थी, वो ही जानती थी। लेकिन फ़िलहाल तो खिज़र उसी के ही खिलाफ़ हुआ बैठा था, जो उसे उसकी बच्चियों से दूर कर रही थी। यारम की आँख खुली तो उसके साथ बिना शर्ट उल्टा सो रहा था। वो जब से बड़ा हो रहा था, उसने यारम की सारी आदतें अपनाई हुई थी। शर्ट पहनकर सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अब तो सुबह होते ही वो उनके पीछे-पीछे जिम रूम में भी पहुँच जाता था और एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करता, और उसका ये शौक देखते ही यारम उसके लिए मिनी मशीनरी मंगवा रहा था। फिलहाल तो वह गहरी नींद में था। यारम सीधा होकर बैठा और बेड क्रोन से टेक लगाई। रूह ने सुबह 4 बजे के करीब उसे बेड पर रखा था और उसके बेड पर आते ही उसने शरारतें शुरू करके यारम को जगाया था और फिर खुद दूध पीकर आराम से सो गया। उसने एक नज़र दूसरी जानिब सोई रूह को देखा, जिसका हाथ रेयाम की पीठ पर था। उसने नरमी से रेयाम के माथे पर प्यार दिया और आहिस्ता से रूह का हाथ
हटाता उसे उठाकर अपने ही रूम में मौजूद बेबी कॉट पर लिटा दिया, जो कि अब पहले से थोड़ा बड़ा और बेड की शेप में आ चुका था, लेकिन था अभी तक उन्हीं के कमरे में मौजूद, क्योंकि रूह का कहना था कि जब तक रोयाम 5 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो उसे अलग कमरे में नहीं लाएगी, और यारम ने उसके फैसले को अब कबूल कर लिया था। उसे बेबी कॉट में सुलाकर वो वापस रूह के पास आया। वो गहरी नींद में सोई बेहद मासूम लग रही थी, पहले दिन की तरह पाकीज़ा, बेशुमार मोहब्बतें समेटी हुई उसकी मासूम सी रूह। आजकल रूह के साथ उसका सुबह ही वक्त गुजरता था, जब रोयाम सुबह के वक्त गहरी नींद में होता, वरना तो वो रात भी उस वक्त सोता था जब रूह सो चुकी होती। अगर उसे यारम का दुश्मन कहा जाता था तो ये गलत नहीं था, वो रूह और यारम के रोमांस का भी दुश्मन था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि उसमें यारम की जान बसती थी, उसे देखे बिना तो उसे सुकून नहीं आता था। सुबह उठते ही सबसे पहले इन दोनों का चेहरा देखता था, तभी उसका दिन अच्छा गुजरता। उसने एक नज़र उसे देखकर फिर दूसरी जानिब सोई रूह को रूह का मासूम चेहरा देखकर उसकी नीयत खराब होने लगी थी। वो आहिस्ता से बेड पर वापस आया और वो उसको एक ही लम्हे में खींचकर अपने करीब कर लिया। वो बुखलाकर आंखें खोले उसे देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ भी उसकी गर्दन पर झुककर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। यारम, क्या करते हैं आप? डरा दिया मुझे। उसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके वो मिनमिनाई थी। यही तो मसला है, तुम डरती बहुत हो, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। यारम कहते हुए उसके चेहरे पर झुका और उसके लबों को अपनी लबों की दस्तरस में लेकर अपनी जारहाना मोहब्बत का इजहार करने लगा। रूह की सांस रुकने लगी थी, लेकिन यारम को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ती हुई तशनगी की फिक्र थी, जो रूह के करीब जाए बगैर तो खत्म हो नहीं सकती थी। आई लव यू यार, कैसे हो सकती है मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत? मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे प्यार में। अपनी वालिहाना मोहब्बत उस पर निसार करते हुए वो खुले लफ्जों में एतराफ़ इश्क कर रहा था। रूह आज भी उसके अंदाज पर बुखला कर रह जाती थी। शादी के 7 साल बाद भी यारम की मोहब्बत में कमी नहीं आई थी, बल्कि उसकी मोहब्बत को उसने हर लम्हे के साथ बढ़ते हुए महसूस किया था, और उसकी मोहब्बत सिर्फ उसी के लिए थी। आप अपनी आती जाती हर सांस के साथ यारम ने अलग अंदाज में उसे बताया था कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहम है। पिछले 7 साल से मोहब्बत का ये सिलसिला रुका नहीं था। यारम की बेपनाह मोहब्बतों ने उसे निखार दिया था। वो अपने आप को अनमोल समझती थी। उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और यारम आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर सांस पे अपनी हुकूमत चला रहा था। रोयाम यारम के ऑफिस रूम से चॉकलेट का डब्बा उठाए कभी बेड के नीचे जाकर चॉकलेट खाता तो कभी किसी सोफे के पीछे छुप कर खाता। यारम हर तरह से ढूंढ रहा था, जबकि वो जानता था कि रोयाम कहाँ है और सोफे के पीछे और बेड के नीचे क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे खुश करने की खातिर वो उसे ढूंढ रहा था। और रोयाम स्मार्ट बने उसी के सामने से निकलकर कहीं और छुप जाता, और यारम बेचारे को पता भी नहीं चलता था। रूह में रूह में मेहर के लिए चॉकलेट लाया था, पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे तो कहीं नहीं मिल रही, कहीं रोयाम ने तो नहीं उठा ली। और रूह को किचन से निकलते देखकर बोला। रूह ने एक नज़र सोफे के पीछे बैठे अपने नन्हे से शैतान को देखा था, जो उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए चॉकलेट भी अपने नन्हे से हाथ में पकड़े लालच देने में मसरूफ था, और रूह उसी के लालच में आ भी चुकी थी। मुझे क्या पता आपने कहाँ रखी है, और रोयाम तो बाहर शोनू के साथ खेल रहा है, आप जाकर अपने ऑफिस रूम में ढूंढे नहीं होगी। वो उसे टालने वाले अंदाज में कहती उसे ऑफिस रूम में भेज चुकी थी, जबकि खुद रोयाम के पास आकर सोफे के पीछे बैठ गई और रोयाम से चॉकलेट मांगने लगी। लेकिन रोयाम साहब का कहना था, अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं। उसी के इस जवाब पर रूह का मुंह खुल गया, जबकि सोफे से ऊपर लटके हुए यारम इन दोनों को देखता रोयाम की बात पर कहका लगा चुका था। सीखो मेरे बेटे से कुछ, उसे पता है कि चॉकलेट नहीं खाते, इससे दांत खराब हो जाते हैं। वो हंसते हुए रूह को देखकर कहने लगा तो रूह मुंह बना गई, क्योंकि उसका बेटा जरूरत से ज्यादा सियाना था। उसे पता था कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, लेकिन अपने नहीं, सिर्फ दूसरों के। खिदर, उसकी बात को समझने की कोशिश करो यार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे घर पर आए दिन हमले हो रहे हैं, बच्चियों की जिंदगियां खतरे में हैं, और वो कोई सारी जिंदगी की बात तो नहीं कर रही। जब सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल होगा तो तुम बच्चियों को वापस ले आना। यारम उसे समझा रहा था, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। लेकिन लैला ने कहाँ उसकी सुननी थी। वो मेहर और अनायत का सारा सामान पैक कर चुकी थी और कल उन्हें यहाँ से भेजने वाली भी थी। खिदर की नाराजगी और उसके फैसले को वो सिरे से कोई अहमियत नहीं दे रही थी। उसे अपनी बच्चियों की जिंदगी अजीज थी। खिदर की फजूल जिद के सामने वो अपनी बच्चियों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकती थी। कल तुम सब लोग आना, मेहर और अनायत को जाना है इनसे मिलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले एक जबरदस्त लंच हम सब लोग मिलकर करें, और मेहर और अनायत खुशी से जाएं। इसे कह दो कि इनके सामने अपना मुंह
अपना मुँह सही रखे वरना मेरी बच्चियाँ जाते हुए उदास होंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लैला खुद तो काफ़ी दिनों से उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और जब खिज़र ने ना मानने की ठान ली थी, तो उसने भी कोशिश करना छोड़ दी। लैला फैसला तो कर ही चुकी थी कि बच्चियाँ जाएँगी और ज़रूर जाएँगी, इसीलिए वो खिज़र को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी। लेकिन खिज़र की उदासी सब लोगों ने नोट कर ली थी। डियर क्रश आई लव यू, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मेहर यारम के गाल पर प्यार करते हुए उदासी से बोली तो यारम मुस्कुरा दी और ऐसा पहली बार हुआ था कि रोयाम ने कोई रिएक्शन ना दिया, बल्कि यारम की गोद में आराम से बैठा रहा। लैला और खिदर के जाने के बाद भी रोयाम ने किसी किस्म का कोई वलवला नहीं मचाया था। खिदर की उदासी ने रू और यारम दोनों को परेशान कर दिया था, लेकिन फिर भी लैला का फैसला उन्हें ठीक लग रहा था। बाबा, हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद आप हमें बहुत मिस करोगे, लेकिन आप फ़िक्र ना करें। हम रोज़ रात को आपके ड्रीम में आया करेंगे और आपसे खूब खेलेंगे, बातें भी करेंगे और बहुत सारा प्यार भी करेंगे। वो दोनों उसके दाएँ-बाएँ बैठी उससे बातें कर रही थी, जबकि लैला अभी तक इन दोनों का ज़रूरी सामान पैक करने में मसरूफ़ थी। बाबा, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मेहर उसके साथ लगी हुई थी, जबकि अनायत उसके बालों पर न जाने कौन-सा डिज़ाइन बनाने में मसरूफ़ थी। मामा पापा के बालों में रोज़ चुम्मी करना और अगर मेरे बाबा के बाल खराब हुए तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। हाँ, और बाबा जब काम से वापस आएंगे तो इन्हें हक भी करना, वरना हम दोनों जब वापस आएंगे तो आपको डस्टबिन में फेंक देंगे। वैसे भी आप हमारे किसी काम की नहीं हो। मेहर खिजर की गोद में बैठते हुए बोली तो लैला उसकी बातों पर उसे घूरते हुए उसके पास आई थी। बस बाप से प्यार है तुम लोगों को, मैं तो तुम लोगों की कुछ लगती ही नहीं हूँ। नील लैला आंखों में नमी लिए नाराजगी से बेड पर बैठी तो इन दिनों में खिज़र पहली बार मुस्कुराया और इन दोनों दोनों को लैला के पास जाने का इशारा किया और अनायत और मेहर उसके दाएं-बाएं बैठी उसे मनाने की कोशिश करने लगी। खिज़र अभी आहिस्ता से उठकर उसके सामने आ गया। लैला उसके सीने से लगकर नमी छुपाकर अपने आप को बहादुर ज़ाहिर करने लगी, लेकिन खिज़र जानता था कि ये वक़्त उसके लिए भी इतना ही मुश्किल है। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूँगी और फ़िक्र मत करो, मैं और बाबा तुम लोगों को जल्दी वापस ले आएँगे। वो इन दोनों को यकीन दिलाती अपने सीने से लगा चुकी थी। अंदर एक खौफ था, एक वहशत फैली हुई थी, जैसे कुछ बुरा होने जा रहा हो, बहुत बुरा। सुबह सब लोग आए थे इन्हें गुड बाय कहने के लिए। अनायत ने ज़बरदस्ती रोयाम को किस किया, क्योंकि वो रूह के अलावा किसी का किस लेना पसंद नहीं करता था। मेहर ने यारम के हाथ से चॉकलेट लिया, जो वो हमेशा उसके लिए लाता था। शारिफ, सारिम, मासूमा, उर्वा, मायरा, अदन, मुशारिफ सब आए थे। और फिर इन प्यारी सी परियों का सफ़र शुरू हो गया, लेकिन कौन जानता था कि उनका ये सफ़र आगे चलकर क्या साबित होगा। उनकी गाड़ी घर से निकलते हुए आधा घंटा ही हुआ था जब यारम के मोबाइल पर एक कॉल आई। जिस गाड़ी में मेहर और अनायत को हॉस्टल भेजा गया था, रास्ते में ही वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। मेहर और अनायत की लाशों के इतने टुकड़े हो चुके थे कि अब शायद उनकी लाशों को समेट पाना भी नामुमकिन था। वो परियां खामोशी से दुनिया छोड़ चुकी थी। अपनी माँ और बाप की परेशानी खत्म करके, इनका घर ही नहीं जिंदगी भी वीरान करके वो सब लोग अंदर बैठे हुए थे कि खिज़र अभी भी परेशान था। लैला के चेहरे पर भी परेशानी थी और यारा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें उनकी बेटियों की मौत की खबर सुना पाता। हर तरफ खामोशी छाई थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। उनकी बेटियां बिछड़ गईं और वो कुछ ना कर सकी। अभी कल की तो बात थी और वो घर में चहकती थी। सारा दिन उससे तंग करती थी। वो तंग आकर इनको बांध देती, कभी वॉशरूम में तो कभी टीवी के सामने सोफे के साथ। सारा दिन इनको प्यार करती, समझाती कि वो उनकी माँ है और इनको उसका साथ देना चाहिए, ना कि खिज़र का। और वो सारा दिन की लाडलियाँ बनी रहती हैं और खिज़र के आते ही टीम चेंज कर लेती हैं। वो नाराज़ होकर बैठ जाती तो वो दोनों प्यार से उसे मनाती भी थी, लेकिन हर बात के एंड पर उसे बताती कि बेस्ट फिर भी बाबा ही हैं और वो अपने बाबा की परियां। और फिर वो परियां उनको छोड़कर चली गई। लैला का फैसला गलत साबित हो गया। उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई। वो इनकी हिफाजत करना चाहती थी और खुद मौत के मुंह में छोड़ आई। कैसी माँ थी वो, अपनी ही बेटियों को खा गई, अपनी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया। वो अंदर ही अंदर घुटकर मर रही थी। अभी तक उसकी आंखों से एक आंसू न गिरा और वो अपनी ही बेटियों को खा जाने वाली डाइन थी, इसलिए इन पर रोने का कोई हक नहीं था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी मासूम बच्चियों की जान ली थी, तो अब किस तरह से रोती। आंसू खामोश हो चुके थे, आंखें ऐसे खुश्क थीं कि उनसे एक कतरा भी न बहा। वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती थी। वो अपनी बेटियों की मौत पर रोती।
लैला, खुदा के लिए खुद को यूं अजियत मत दो, अपने अंदर अपनी आंसुओं का गला घोंट कर खुद को मुर्दा साबित मत करो, इस तरह से तुम्हारा दिल मर जाएगा। मासूमा से समझा रही थी। कब से उसके पास बैठी मुसलसल रोए जा रही थी, मगर लैला तो जैसे पत्थर की बनी हुई थी। पिछले एक हफ्ते से एक आंसू ना बहाया था तो अब क्यों रोती? मासूमा, चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो, कोई भी मेरे पास मत रहो। मैं डाइन हूँ, अपना ही घर बर्बाद करने वाली, अपनी बच्चियों की जान लेने वाली, मुझे कोई हक नहीं है रोने का। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से सब। उस पर एक बार फिर से पागलपन सवार होने लगा। रोने को तैयार न थी और अब वो अपने पास भी किसी को नहीं आने दे रही थी। खिज़र बिल्कुल खामोश हो गया था। वो तो वैसे भी उसके पास नहीं आता था, बस अपने आप में ही मसरूफ रहता, ना किसी से कुछ बोलता, ना किसी से कुछ कहता। उनके घर में फैली ये अफसरदगी अब शायद ही खत्म होनी थी। 3 दिन से वो बुखार में तप रही थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर को घर आना पड़ा। वो ना तो कुछ खा रही थी और ना ही किसी से बात करती थी। खिदर उसके पास आया, कितनी ही देर से बात करने की कोशिश करता रहा, उसे समझाता रहा, ये किस्मत का फैसला है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन लैला पर तो ऐसे चुप सवार हुई कि वो कुछ बोलती ही नहीं थी। पहले उसने खाना-पीना छोड़ा और अब उसने बोलना-चालना बंद कर दिया था, खुद को कमरे में लॉक कर रखती थी। खिज़र कितनी देर उसके पास बैठा रहता, वो उससे भी कोई बात नहीं करती थी। अपनी-अपनी जगह पर कोई उसे समझा हर कोई उसे समझा चुका था, लेकिन वो कहाँ किसी की समझना चाहती थी। उसे तो बस अपनी बेटियाँ चाहिए थीं, जो उसकी वजह से हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थीं। वो उनकी हिफाज़त करना चाहती थी। खिज़र ने मना भी किया था, काश वो उसकी बात मान लेती, काश खिज़र की नाराज़गी को अहमियत देती, लेकिन उसने तो हमेशा से अपनी करनी थी। और उसने अपनी की थी, जिसकी सज़ा वो आज काट रही थी। उन्हें हमेशा के लिए खोकर वो उन्हें खुद से दूर कर रही थी। अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। लैला की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी, सभी लोग परेशान थे। अपना दर्द खुद तक महदूद रखे वो अंदर ही अंदर मर रही थी। कमरे में अंधेरा था और वो उस अंधेरे की बासी बनी बिल्कुल खामोश। आज फिर रूह और यारा मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो अब भी इसी अंधेरे में बैठी थी, जैसे किसी से कोई लेना-देना ही ना हो। वो दोनों अलग नहीं सोती थी। इनका कहना था कि उनके बाबा को उनके बगैर नींद नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी लैला ने उनके लिए एक कमरा बनाया था और अब वो उसी कमरे में रहती थी। आज पहली बार यहाँ आकर रोयाम बिल्कुल अकेला हो गया था। आज उससे खेलने के लिए, उसे ज़बरदस्ती किस करने के लिए यहाँ उसकी दोस्त नहीं थी। वो इन दोनों को तलाश करता आहिस्ता-आहिस्ता चलता उनके कमरे में आ गया। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से दरवाज़ा खोलता वो नीम अंधेरे में भी लैला के वजूद को देख चुका था। किसी की आहट को महसूस करके लैला ने सर उठाया तो रेयान दरवाजे पर खड़ा था। आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आ गया और हैरानगी से उसे देखने लगा। शायद उससे पहले उसने लैला को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो खूबसूरत लड़की हमेशा तैयार रहती। उसने अपने आप को कभी 2 बच्चियों की माँ लगने ही नहीं दिया था। वो अपना ख़्याल रखती, अपने आप को सँवार कर रखती। सबकी पसंदीदा वो ऐसे ही तो नहीं बनी थी। कोई भी बच्चा उसे आंटी नहीं कहता था और रेयाम की तो वो रिश्ते में नानी लगती थी। रेयाम के इस तरह से देखने पर वो भी बेजान नज़रों से उसे देखने लगी। उसका नन्हा-सा वजूद उसे अपनी बच्चियों की याद दिला रहा था। वो ना चाहते हुए भी रो दी। उसके आँसू बहने लगे। आँखों ने आखिर हिम्मत हार के अपने ज़ब्त को खो ही दिया। अगले ही लम्हे रेयाम ने उसकी आँखों से बहते आँसू को अपने नन्हे से हाथ से उसके चेहरे पर से साफ कर डाला। इसी किसी का रोना उसे किसी का रोना पसंद नहीं था, लेकिन लैला की तड़प को खुद समझ नहीं सकता था। बेख्तियार लैला ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। वो सब भागते हुए कमरे की जानिब आए, जहाँ लैला रोयाम को अपने सीने में खींचे रोए जा रही थी। उसकी जारहाना गिरफ्त में भी रोयाम रोया ना था। शायद वो उसकी कैफ़ियत को समझने की कोशिश कर रहा था। लैला का ये अंदाज़ उसके लिए भी इतना ही नया था जितना बाकी सब के लिए। आज तक लैला को किसी ने इस तरह से रोते हुए ना देखा। वो तो उनके ग्रुप की शेरनी थी, जो सामने वाले को चीर-फाड़ के रख देने का हुनर जानती थी। आम औरतों की तरह रोना-धोना, आँसू बहाना लैला का स्टाइल नहीं था। लेकिन वो एक माँ भी थी और आज वो उनकी शेरनी नहीं बल्कि एक माँ बनी हुई थी, जिसकी आँखों में अपनी बच्चियों के लिए बिछड़ जाने का गम था। खिज़र जल्दी से उसके पास आया, उसने लैला को थाम कर अपने सीने से लगाया, जबकि वो दीवानों की तरह रेयाम को चूमते अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। खिज़र, मैं मर जाऊँगी खिज़र, मुझे मेरी बच्चियाँ चाहिए। खिज़र, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर रहना मेरे बस से बाहर है। मेरी तड़प को समझने की कोशिश करो। देखो देखो मेरी ममता अधूरी है, देखो मैं अधूरी हो चुकी हूँ। खिज़र, मुझे मेरी बच्चियाँ चाहिए। वो एक हाथ से रेयाम को थामे, जबकि दूसरे हाथ में खिज़र का कॉलर
झंझोड़ रही थी। सब्र करो लैला, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे अपने सीने से लगाए समझाने की कोशिश कर रहा था। रेयाम को रोता देखकर यारम ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो रूह ने उसका हाथ थाम लिया। मेरे ख्याल में रेयाम को आज यहीं रहने देना चाहिए, लैला को उसकी जरूरत है। वो आहिस्ता आवाज में बोली तो यारम उसे देखने लगा। तुम इसके बगैर रह लोगी? यारम ने सवाल किया तो रूह ने नरमी से हाँ में सर हिला दिया। खिजर, तुम लैला को संभाल लो, हम अब घर चलते हैं। यारम ने अंदर आते हुए कहा तो लैला ने एक बार फिर से रेयाम को अपने तड़पते सीने से लगा लिया। लैला, तुम रेयाम का ख्याल रखना। वो आहिस्ता से उसे कहता उसके सर पर हाथ रखकर बाहर निकल गया, जबकि लैला ने एक बार फिर रेयाम को अपने सीने से लगा लिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।